हेलो फ्रेंड्स, आज हम 72nd बीपीएससी के लिए बिहार का इकोनॉमी सारा कवर कर लेंगे। सोर्स अपना एडुटेरिया बुक है। तो आज जो टॉपिक कवर होगा वो होगा इकोनॉमी ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अभी बिहार का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था वो आया था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025-26, जिसमें जो बिहार का ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पर रखा गया है वो 13.1% रखा गया है। ये क्या रखा गया है? कांस्टेंट प्राइस पर। और जो करेंट प्राइस पर रखा गया है वो 8.6% रखा गया है। तो करेंट प्राइस हमेशा कम ही रहता है जनरली, और कांस्टेंट प्राइस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो ये दो डेटा याद रखना, 13.1% और 8.6%। एक है कांस्टेंट प्राइस पर, एक है करेंट प्राइस पर। क्या है? ये ग्रोथ रेट है। फिर देख लेते हैं कि जो सेक्टर्स होती हैं अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में वो है प्राइमरी, सबसे ज़्यादा जो है वो है टर्शियरी सेक्टर का, फिर है सेकेंडरी सेक्टर का, और उसके बाद है प्राइमरी सेक्टर का। तो उल्टा है, तो याद रखेंगे कि टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी सेक्टर, राइट। फिर इसी तरह अगर हम लोग देखें कि एम्प्लॉयमेंट में शेयर कितना है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो हो गया, अब हर सेक्टर का इकोनॉमी में अपने एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जो प्राइमरी सेक्टर्स होता है उसका कंट्रीब्यूशन 54.2% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 54.2% है। लेकिन टर्शरी सेक्टर का देखें तो एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 22% है, जो कि सर्विस ओरिएंटेड जो सेक्टर है उसका केवल जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो 22% ही, 22.2% ही करता है। और प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब में, ऐसे तो बिहार में ज़्यादा माइनिंग नहीं होता है, फिर भी उसको प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, तो है 54.2%। ठीक है, तो ये डेटा आप जरूर याद रखेंगे। ट्रेंड याद रख सकते हैं कि जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन है वो है टर्शरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, ये जीवीए में कंट्रीब्यूशन है। और अगर एम्प्लॉयमेंट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। इतना बस याद रख सकते हैं, यही डेटा कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें होता है। ठीक है, तो कितने डेटा पड़े अभी? 13.1% ये कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट, 18.6% ये करेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हिसाब से। ठीक है, फिर देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जीवीए में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और एम्प्लॉयमेंट में शेयर किसका ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो प्राइमरी। इतना ही डेटा याद रखना, सारा डेटा याद नहीं रखना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। फिर देखते हैं कि जो जीडीपी जिसको बोलते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कितना है। ठीक है, तो देखिए कि तो करेंट प्राइस पर 2024-25 में जो जनरली जो अपना जीएसटीपी था वो था 9,91,997 करोड़, इतना करोड़ था। और यही कांस्टेंट प्राइस जो कि 2011-12 बेस ईयर से मापा जाता है, तो उसका कितना है, 5,31,372 करोड़। ये सारा करोड़ में है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखेंगे। इसका नीचे मैंने एक समरी बनाया है, तो यही 4-5 डेटा भी याद रखना, ये दोनों डेटा याद रख सकते हैं आप। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर कैपिटा जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है, तो अभी करंट प्राइस पर है 76,490 करोड़ के आसपास है। सॉरी, करोड़ नहीं, इतना हज़ार है केवल, 76,490। ठीक है, ये करंट प्राइस पर है पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और यही कांस्टेंट प्राइस पर जो है वो है 40,973 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपया है। तो ये हो गया अपना। फिर देखें कि इस बार का जो बजट एस्टिमेट था 26-27 के लिए, वो था 3,47,589 करोड़ के आसपास, यानी 3,47,590 करोड़ के आसपास ये हमारा एस्टिमेटेड बजट था। ये क्या था? बजट था इस बार का। इतना इस साल का बजट था अपना, जो कि पिछले साल से 30,694 करोड़ ज़्यादा है। बट आप ये डेटा ज़रूर याद रखें कि इस साल का बजट, जितना अपना बजट बनना है, कितना आज खर्चा करेंगे हम लोग का, पहले बजट प्रिपेयर करते हैं। तो उससे जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो है कितना, 3,47,500 नियरली 90 करोड़। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ। तो फिर देखते हैं कि हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी जीएसटीपी वो सबसे ज़्यादा किसका है, तो पटना का है सबसे ज़्यादा। यानी पर कैपिटा जो जो पर्सन जो अर्निंग है यहाँ, वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो वो है
पटना के पास, जिसमें पर पर्सन जो है 1,31,332 रुपीज़ कमाते हैं, और बेगूसराय का सेकंड में है और थर्ड में मुंगेर का। तो ये ट्रेंड बस याद रखेंगे, डेटा याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेंड ये पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है। पटना सिटी है, कैपिटल है अपना, फिर बेगूसराय, अगर आपको मैप याद है तो आपको दिख रहा होगा बेगूसराय किधर है, और मुंगेर, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर देखिए लोएस्ट पर कैपिटा सबसे ज़्यादा कहाँ, शिवहर। शिवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, तो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा भी शिवहर का है। फिर उसके बाद अररिया आता है, और उसके बाद सीतामढ़ी आता है, यानी सबसे लोएस्ट शिवहर का और सबसे ज़्यादा पटना का, ठीक है। अब वही सब मैंने ये कर लिया। तो 13.1% क्या था, रिकॉल कीजिए, 13.1% था करेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट, ठीक है। और 8.6% क्या था कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट, बिहार का कौन सा ईयर के लिए, 2024-25 के लिए, ठीक है। ये क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एम्प्लॉयबिलिटी, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है, प्राइमरी सेक्टर करता है, ठीक है। लेकिन जीवीए में कंट्रीब्यूशन क्या था, जीवीए में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे ज़्यादा था टर्शियरी का, फिर किसका था, सेकेंडरी का, फिर किसका था, प्राइमरी का, ठीक है। तो ये याद रहेगा। फिर पर कैपिटा करंट कितना, 76,490 रुपीज़, ठीक है। और कांस्टेंट पर कितना है, 40,973 रुपीज़। ये ऊपर वाला ही मैं बता रहा हूँ जो हमने देखा है। फिर जीडीपी करंट प्राइस पर कितना है, 9,91,997 करोड़, ठीक है। 9 लाख के आसपास, यानी 9.92 करोड़ के पास है, 9.92 लाख करोड़ के पास है, ठीक है। और कांस्टेंट प्राइस पर कितना है, 5.32 करोड़ के पास, लाख करोड़ के पास है, ठीक है। ये जीडीपी है, जीएसटीपी अगर और एक बोले तो जीएसटीपी है बिहार का, ठीक है। फिर देखते हैं हाईएस्ट पर कैपिटा, हमने देखा अभी पटना का सबसे ज़्यादा था, फिर बेगूसराय और फिर मुंगेर था। फिर लोएस्ट पर कैपिटा शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, और जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, कौन से स्कीम्स में जाता है। तो ये वाला देखते हैं हम लोग कि वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, यानी जो बजट हमारा बना था, बजट कितना था, 3.47 लाख करोड़ के पास बजट बना था ना इस बार। तो इसमें ये पैसा आया कहाँ से, तो इसी का एक पाई चार्ट अगर बना देते हैं तो सबका अलग अलग परसेंटेज होगा। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो आया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, वो आया सेंट्रल टैक्सेस से। जो सेंटर जो टैक्स देता है उससे आया ऑलमोस्ट 45.49% के आसपास आया, ठीक है। 45.50% के पास आया, यानी 45.5% के पास आया सेंट्रल टैक्स से सबसे ज़्यादा। फिर कहाँ से आया, टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आया, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो आया कितना, नियरली 18.92%, यानी 19% के आसपास। फिर पब्लिक डेट से कितना आया, 17.81% आया। ग्रांट इन एड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है स्टेट को, उससे कितना आया, 14.92% आया, ठीक है। और कलेक्शन स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू या लोन से जो कलेक्शन हुआ, और 2.85% आया। तो डेटा आपको याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ डेटा याद रखना आपको कि जैसे सेंट्रल टैक्सेस से कितना आया, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये डेटा बस इसमें याद रख सकते हैं, 45.49%, ठीक है। तो देख लेते हैं ट्रेंड के पैसा आया कहाँ से, सबसे पहले सेंट्रल टैक्स से, शेयर से। फिर आया क्या, जो स्टेट अपना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया स्टेट में। फिर पब्लिक डेट से, ठीक है। फिर ग्रांट इन एड जो सेंटर दिया, राइट। और फिर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ वो लास्ट में आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू लास्ट में, रेवेन्यू से लास्ट में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये तो पैसा आ गया कि चलो सबसे पहले सेंट्रल टैक्स से, फिर रेवेन्यू स्टेट का जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ, फिर पब्लिक डेट से, फिर ग्रांट इन एड, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब आते हैं कि पैसा गया कहाँ। तो पैसा सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, निमोनिक्स याद रखें, ACC याद रखें, SEC, यहाँ से पैसा गया, कैसे गया। तो सबसे पहले सोशल सर्विसेज के लिए नियरली 41.5% के आसपास सोशल सर्विसेज में चला गया। सोशल सर्विसेज जैसे जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स होता है ना, वीमेन, चिल्ड्रेन, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, ठीक है ना। तो उसके लिए पैसा कितना गया, कितना परसेंटेज गया पूरा अपने बजट का, 41.55% आया, ठीक है। फिर जनरल सर्विसेज जो होता है जैसे म्यूनसिपालिटी, क्लीननेस, ये सारा चीज़ जो होता है, रोड मेंटेनेंस, तो इसमें 28.12% गया जनरल सर्विसेज पर, ठीक है। तो सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज पर गया ऑलमोस्ट 23.39%। तो ये चीज़
तीन डेटा जरूर याद रखें, SEC अगर ऑर्डर भी दे दिया तो आप याद रख सकते हैं कि पैसा गया कहाँ था, सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल, जनरल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है। और ये रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट लेता है उसको रिपेमेंट में कितना गया, तो 6.52% के आसपास गया। तो ये ऑर्डर जरूर याद रखें, सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज और फिर पब्लिक डेट को रिपे भी तो करना है ना, रिपेमेंट के लिए इतना गया, इतना आप याद रख सकते हैं 4। और ये सब बहुत कम परसेंटेज है तो बहुत कम चांस है पूछने का, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रख सकते हैं। सबसे पहले कौन है, सोशल, फिर जनरल, फिर इकोनॉमिक, फिर रिपेमेंट है डेट का, पब्लिक डेट का, जो भी डेट लेता है उसका रिपेमेंट है 6.52% के आसपास, ठीक। तो ये और एक चीज़ है इसमें कि जो 16 फाइनेंस कमीशन जो कि कब से कब तक है, ये डेटा ही डेट याद रखें, मतलब ईयर याद रखें, तो 26 से 31 तक ये एस्टिमेट किया कि 9.95% शेयर होगा सेंट्रल टैक्सेस में, ठीक है ना। सेंट्रल टैक्सेस में कितना होगा, 9.95 परसेंटेज शेयर होगा। यही शेयर ये वाला है सेंट्रल टैक्सेस में जो ऊपर हम लोग देखा, ठीक है। और पहले 10.05% के आसपास था, ठीक है। अब कितना है, 9.9। तो ये डेटा जरूर याद रखेंगे, आपका कितना 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 9.9% है और पहले से घट गया है। ये कुछ 10.05% के आसपास है, एक बार आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे घट के 9.95% आ गया है, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन इतना बोलता था 10% के ऊपर था, लेकिन अब 10% से नीचे आ गया है, ये 9.95% आ गया 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, जो कि 26 से 31 तक है। यहीं से MCQ एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 16 फाइनेंस कमीशन कब से कब तक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक्स। अब देखते हैं एग्रीकल्चर, ये एक टॉपिक हमने कर दिया, ये इकोनॉमी ऑफ बिहार। अब आते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपना बिहार स्टेट है उसका जो 96% जो एरिया है, बिहार स्टेट का जो अपना 96% एरिया है वो प्लेन एरिया है, इसलिए तो बिहार को बोलते हैं हम लोग बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है। तो 96% प्लेन एरिया है और बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। और यहाँ जो सॉइल का अवेलेबिलिटी है वो एलुवियल सॉइल जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसमें देखते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जहाँ खेती हो सकता है वो है 82.07 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 82 लाख हेक्टेयर में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ठीक है। यही अगर हम देखें कि सोन कितना होता है, कितना हम लोग उगाते हैं जितना में, वो है 54.12 लाख करोड़ के आसपास, यानी 82 लाख करोड़ के पास ग्रॉस क्रॉप्ड है और नेट सोन कितना है 54.12 लाख करोड़ के पास है, ठीक है। ऐसे याद रखें कि 80 के पार है, ये 50 से 4 ज़्यादा है ऐसे नेट सोन एरिया। फिर देखते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी कितना है। तो क्रॉप इंटेंसिटी अपना 152% है। 152% मतलब क्या है कि 1.52, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप इंटेंसिटी कितना है 152%, 1.52 कोई भी आए तो आपको यहीं से MCQ आ सकता है। तो ये तीन चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इरीगेटेड एरिया 67.33 लाख करोड़ है, ये हेक्टेयर है, बट ठीक है आप ये तीन डेटा जरूर याद रखें, ये तीन डेटा जरूर याद रखें कि ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है, नेट सोन एरिया 54, क्रॉप इंटेंसिटी 152% या 1.52, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, फिशरीज़ होता है, उनका जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू में जो GVA में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है 22% है, याद रखना। तो यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी सबको मिलाएं तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 22% के आसपास है, ठीक है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू में 22% कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। और एक जो इकोनॉमिक सर्वे जो 25-26 था, ठीक है, उसमें बताया गया कि जो बिहार में है सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन होता है वो राइस का होता है। अब ये डेटा मत याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किसका होता है, राइस का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है राइस का होता है। फिर सेकंड जो मेजर क्रॉप्स है वो है वीट, सेकंड मेजर क्रॉप्स क्या है, वीट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राइस, फिर वीट और थर्ड में है मेज। तो ये आप याद रखते हैं, सबसे ज़्यादा राइस, फिर वीट, फिर मेज, राइट। अब आते हैं नीचे हम लोग कि मेजर क्रॉप्स अंडर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पहले एक आया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट
में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, तो ये ज़रूर आप देख लें एक बार। ये सबसे ज़्यादा पहले तो हमने पढ़ लिया कि राइस सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है, फिर वीट होता है, फिर मेज होता है। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ होता है और प्रोडक्टिविटी कहाँ जाता है। तो प्रोडक्शन तो ओवरऑल क्वांटिटी है और प्रोडक्टिविटी है कि पर हेक्टेयर कितना केजी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पहले देख लेते हैं राइस का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस होता है। तो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। रोहतास आप देख रहे हैं मैप में नीचे है, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। फिर अगर देखेंगे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस का कहाँ है, तो ये भी रोहतास में है। तो इजी हो गया, रोहतास राइस में रोहतास के लिए, ठीक है। और वीट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, रोहतास में। तो वीट और राइस दोनों का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वीट का बेगूसराय में होता है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप थोड़ा सा याद रखें। बेगूसराय में क्या होता है, वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, लेकिन प्रोडक्शन तो रोहतास में ही है। फिर आते हैं मेज पर आते हैं हम लोग। तो मेज है पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया में है सबसे ज़्यादा मेज का प्रोडक्शन, और अररिया में क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। पूर्णिया और अररिया में क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब मैप अगर आप देखते होंगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो इधर मेज होता है, ठीक है। फिर आते हैं पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्या है, अपना पटना का है। पटना जो है उस पल्स में सबसे ज़्यादा है, और प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में भी पटना ही है, ठीक है। तो याद रखें, पल्स में पटना, राइस में रोहतास, वीट में भी रोहतास। प्रोडक्शन देख लेते हैं, मेज में पूर्णिया, ठीक है। और राइस में प्रोडक्टिविटी रोहतास का ही सबसे ज़्यादा, वीट में प्रोडक्टिविटी बेगूसराय का, मेज में अररिया का, ठीक है। और पल्स में पटना का, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेंगे। फिर आप देखते हैं कि जो क्रॉप होता है बिहार में, 24-25 का डेटा है वो, अगर पाई चार्ट में देखा जाए तो किसका परसेंटेज कितना है। तो जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब जो अनाज होता है, जैसे गेहूँ, चावल, मेज, पल्स, जो भी खाते हैं हम लोग ना, तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास होता है, 89.2% है। उतना सबसे पहले तो हम लोग अनाज उगाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो है, सबसे पहला नंबर पे क्या है, सीरियल्स है। सेकंड नंबर पे जो है वो है अपना पल्सेस, ठीक है। और अपने रिकॉल करते रहिए कि पल्सेस सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, पटना में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए कि क्रॉप एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है सीरियल्स के लिए है बिहार में, और फिर उसके बाद क्या है, पल्सेस के लिए है 6%। फिर आता है शुगर केन आता है, और उसके बाद ऑयल सीड्स। तो इतना आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीरियल्स, फिर पल्सेस, फिर शुगर केन। 3 भी अगर याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं कि मेजर जो वेजिटेबल्स होते हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो पोटैटो का सबसे ज़्यादा होता है पटना। और पटना अभी हम लोग एक और डेटा पढ़े थे, पटना में क्या पढ़ते हैं, पल्स पढ़े थे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, राइट। और पटना में क्या है, पोटैटो भी होता है। ओनियन देखते हैं नालंदा में होता है, और एग प्लांट जिसको ब्रिंजल भी बोला जाता है, जो बैंगन होता है वो भी नालंदा में ही होता है। तो ओनियन और एग प्लांट, ब्रिंजल, वो नालंदा में सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ये। और कॉलीफ्लावर जो होता है वो होता है, फूलगोभी जो होता है वो भी नालंदा में ही होता है। देखिए सब्जी जितना भी है वो नालंदा साइड ज़्यादा हो रहा है, और पोटैटो बस आप याद रख सकते हैं पटना में है, राइट। अब देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, रोहतास, ठीक है। और जो हम लोग अभी एक ओवरऑल क्रॉप इंटेंसिटी पढ़े थे वो कितना है, 1.52। ये पूरा बिहार का है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ये क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी कहाँ का है, तो ये रोहतास का है, ठीक है। क्रॉप इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है कि एक खेत है, ये पर्टिकुलर खेत है, तो एक साल में, ठीक है, एक साल में आप कितनी बार इसमें उगा सकते हैं कोई भी अनाज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बार चावल लगा दिए हैं, तो दूसरी बार सपोज आलू लगा दिए हैं, इस तरह से अगर एक साल में, ठीक। तो नियरली 2 के आसपास है रोहतास में, तो 2 क्रॉप लगता है यहाँ एक साल में, ठीक है। तो हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो रोहतास में है, और लोएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी है वो है मुंगेर में। तो हाईएस्ट ही याद रखें, लोएस्ट जनरली नहीं पूछता है। और ये डेटा भी याद रख सकते हैं 1.9। और बिहार का कितना है, बिहार का हमने पढ़ा था अभी 1.52, राइट। अब देखते हैं कि बिहार जो है अपना, वो मखाना प्रोडक्शन में सबसे टॉप स्टेट में आता है, और 85% जो भारत का जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है कंट्री का, वो बिहार ही प्रोड्यूस करता है, 85%, राइट। तो इसीलिए अभी मखाना को मतलब क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए एक मखाना बोर्ड का भी मतलब एक गठन किया गया था, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ किया गया था, वो किया गया था पूर्णिया में, याद रखेंगे पूर्णिया में किया गया था।
मखाना बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये मखाना बोर्ड का कहाँ किया गया था, पूर्णिया में किया गया था, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑर्गेनिक बेल्ट्स, ऑर्गेनिक बेल्ट्स देखते हैं जो गंगा किनारे, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास जो भी हम लोग एक ऑर्गेनिक बेल्ट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये डेटा याद रखें, 13 डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट से ऑर्गेनिक बेल्ट पास हो रहा है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट से आप ये याद रख सकते हैं। और ये सब गंगा के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप मैप से देख लेंगे, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक बेल्ट्स में, पूछ सकता है कि ये कितना डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक बेल्ट्स में आते हैं, राइट। फिर देखते हैं कि हाईएस्ट जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स का वो होता है पूर्णिया में, हाईएस्ट प्रोडक्शन कंजम्पशन जो है वो फर्टिलाइजर्स कहाँ हो रहा है, पूर्णिया में। यानी पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो एनपीके जो फर्टिलाइज़र है अपना वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मखाना बोर्ड हम लोगों ने देख लिया। और एक चीज़ है यहाँ की कुछ बिहार गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चरल का जो भी फील्ड है उसमें कुछ एफर्ट किया है, कुछ स्कीम्स लाया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे किशनगंज में एक डेवलपमेंटल स्कीम स्टार्ट हुआ है जिसमें आदर्श बागवानी केंद्र मतलब वैशाली में खोला गया है। और किशनगंज तो आप जानते हैं कि ये टी के लिए जाना जाता है, टी डेवलपमेंट के लिए। और ये जो है बागवानी जो केंद्र है वो वैशाली में, विधुपुर में। तो ये नाम याद रखेंगे, विधुपुर वैशाली आदर्श बागवानी केंद्र पान के लिए कहाँ किया गया, विधुपुर वैशाली। कभी कभी ये नाम नहीं दे रहा है, ये नाम दे रहा है विधुपुर, तो ये याद रख सकते हैं। जो वैशाली के होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। फिर एक है कि एक एग्रीकल्चर प्रमोशन मतलब एक स्कीम लाया है या एक इनिशिएटिव लाया है जिसको बोलते हैं पराग। ये पराग पूछ सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, तो ये हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये पराग किससे रिलेटेड है, हनी प्रोडक्शन से, ठीक है। ये पराग किससे रिलेटेड है, हनी प्रोडक्शन से, ठीक है। मखाना बोर्ड हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग रोहतास में, ये देख लिया सबसे ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी है मखाना, 85% हम लोग करते हैं। फिर ऑर्गेनिक बेल्ट्स 13 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है, राइट। अब देखते हैं कि मेजर फ्रूट्स है वो सबसे ज़्यादा जो बनाना का प्रोडक्शन होता है वो होता है मधुबनी, कटिहार, वैशाली वाला एरिया में, ठीक है। मधुबनी, कटिहार और वैशाली वाला एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बनाना का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मधुबनी में आप कर सकते हैं, मधुबनी में सबसे ज़्यादा होता है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम गुआवा प्रोडक्शन के लिए क्या है, रोहतास, पटना और वैशाली। रोहतास, पटना और वैशाली, जो अमरूद का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है, पटना और वैशाली है। लीची के लिए तो पता है मुजफ्फरपुर सबसे फेमस है, फिर वैशाली, ईस्ट चंपारण। और मैक्सिमम मैंगो कहाँ होता है, तो दरभंगा में होता है, ईस्ट चंपारण में होता है और वैशाली में होता है। तो आप देखें कि नॉर्दर्न साइड से मैक्सिमम जो फूल वाला मतलब फल वाला जो है वो उधर हो रहा है। मधुबनी आप देख लें, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, ये गुआवा होता है रोहतास, पटना साइड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप मैप से देख सकते हैं। फिर देखेंगे कि बिहार को 2012 से अब तक 5 अवार्ड्स मिल चुका है, अलग अलग कृषि कर्मन अवार्ड मिल चुका है, 5 बार मिल चुका है। तो ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि हर साल किसके लिए मिला है। तो जैसे 11-12 में मिला था राइस के लिए, ठीक है, राइस के लिए मिला है 11-12 में। फिर देखा जाएगा 12 और 13 में जो मिला वो वीट के लिए मिला है, ठीक है। तो राइस, वीट और राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी रोहतास मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है सीरियस में राइस का ही होता है। 15-16 में मिला है मेज के लिए, ठीक है। और 16-17 में जो मिला है फिर मेज के लिए मिला है, फिर 17-18 में वीट के लिए मिला है। तो राइस, वीट, फिर 2 बार मेज के लिए मिला है, 15-16, 16-17, ठीक है। और 17 और 18 में क्या मिला है, वीट के लिए। तो वीट के लिए 12-13 में और 17-18 में। और स्टार्टिंग में राइस, फिर 12-13 और 17-18 में वीट, और 15 से 17 तक मेज में मिला है ये कृषि कर्मन अवार्ड, ठीक है। फिर आते हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का बिहार में, उसके लिए 4th एग्रीकल्चर रोड मैप आया था, ठीक है। तो इसका मतलब 3 पहले आ चुका है, तो कब कब आया देख लेते हैं। फर्स्ट आया है 2008 से 12 तक, सेकंड आया है 12 से 17 तक, थर्ड आया है 17 से 22 तक, यानी 5-5 साल के लिए होता है। तो जो चौथा जो आया है रोड मैप वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक आया है, ठीक है ना। तो ये डेटा ये जो डेट है वो आप ज़रूर याद रखें उसको, ठीक है। ये डेट को ज़रूर याद रखें कि 2023 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2028 तक है,
ये पूछ सकता है कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप कब कब है, यहाँ 2028 देगा, कभी 29, कभी 30 दे देगा कभी, ठीक है। ये श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू अपनी प्रेसिडेंट हैं, वो इनको इनोग्रेट की थी। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये मत याद रखिए कि कब से कब तक है, ठीक। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप। फिर ये टाइप्स ऑफ क्रॉप है जो कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। राबी क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है और जैद क्रॉप्स क्या होता है। इसका मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए आप देख लेंगे ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर चैप्टर में, इंडियन ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा ये, राइट। अब देखते हैं बहुत सारा जीआई टैग्स मिला है, अप्रैल 2026 तक का डेटा है ये, जिसमें मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला रीजन में है, सिक्की ग्रास, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, भागलपुर सिल्क, मंजूषा आर्ट, अप्लिक वर्क, ये भागलपुर का ही है, ठीक है। ये भागलपुर मंजूषा आर्ट, एप्लिक वर्क, पत्थर काटी, ये गया जी में है, जो कि 2025 में ही मिला है, ठीक है। 2025 में ही मिला है, ये याद रखेंगे क्योंकि बहुत लेटेस्ट है। फिर देखते हैं सिलाव खाजा नालंदा में, ये नालंदा का ये स्वीट है। फिर जर्दालू मैंगो भागलपुर, कटरनी राइस भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद नवादा पटना वाला रीजन में, शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर, सबको पता है, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी में। फिर मरचा धान वो वेस्ट चंपारण में, ठीक है। या चूड़ा जो होता है वो वेस्ट चंपारण, मरचा धान और चूड़ा। तो ये जीआई टैग आप देख लेंगे कौन कौन रीजन में है, ऐसे तो नाम से भी पता चल जाएगा। बट अब पत्थर काटी स्टोन ये थोड़ा सा नया है, जो गया के हैं तो उनके लिए तो ईजी है, बट आप देख लेंगे। सुजनी एम्ब्रॉयडरी देख लेंगे, ये मंजूषा आर्ट पूछा हुआ है तो ये कुछ देख लेंगे आप। फिर देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है तो इरिगेशन भी तो होगा, क्योंकि हम लोग का जो मानसून है वो बहुत ही इरेटिक मानसून होता है बिहार में, ठीक है। तो इसलिए इरिगेशन जो जो बिहार का जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कैनाल सिस्टम पर, कैनाल, ट्यूबवेल, जो पॉन्ड होता है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है, वो बताया है कि इरिगेटेड एरिया कितना है, 67.33 लाख हेक्टेयर। यही तो हमने ऊपर भी देखा था ना कि इरिगेटेड एरिया कितना है, जब हमने पढ़ा था क्रॉप इंटेंसिटी कितना है, सोन एरिया कितना है, ठीक है। फिर आते हैं कि मोस्ट इरिगेटेड ग्रॉस एरिया जो है वो रोहतास है। मोस्ट इरिगेटेड, सबसे ज़्यादा बेस्ट इरिगेशन कहाँ हो रहा है, ग्रॉस इरिगेशन रोहतास में हो रहा है, ठीक है। और लिस्ट तो शिवहर ही है, बट आप बेस्ट याद रखें कि रोहतास याद रखेंगे। इसमें ये याद रखेंगे कि कितना इरिगेटेड एरिया है, ये 67.33 लाख है, हेक्टेयर है, और इधर तो जीआई टैग ऊपर। चलिए फिर आते हैं कि ये सब नहीं करना है। फिर हाईएस्ट इरिगेटेड ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा कहाँ है, हाईएस्ट इरिगेटेड ट्यूबवेल्स पूर्णिया में है, ठीक है। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा आपको लिए इम्पोर्टेंट है, आप इतना ही याद रखें कि सबसे ज़्यादा इरिगेटेड जो ग्रॉस एरिया है वो है रोहतास में, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत सारा डेटा याद रखेंगे। फिर आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पर। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है बिहार, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट, तो एनिमल हस्बेंड्री भी एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है। सबको ही गाय या जो भी गांव में और लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर के साथ भी एक सेकेंडरी सोर्स के लिए गाय पालन या मत्स्य पालन, कुछ कुछ हनी कीपिंग वो सब करते हैं, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे मतलब क्या बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन अगर देखा जाए बिहार में, स्टेटस ऑफ जो मिल्क, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का जो डेटा मतलब बोलता है, तो 2023-24 के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अपना रहा है, वो 134 लाख टन रहा है 24-25 के लिए, ठीक है। 134 लाख टन, तो ये याद रख सकते हैं डेटा कि मिल्क प्रोडक्शन में कितना है, 134 लाख टन है, और 23-24 में कितना था, 128 था। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट ये याद रख, कभी कभी होता है ना कि पिछला साल का पूछ लेगा 23-24 का, और आप सोचेंगे कि पुराना करंट अफेयर, ये पुराना करंट अफेयर नहीं है, ये सर्वे में मेंशन किया हुआ है। तो आप ये दोनों डेटा, 128 और 134। फिर एक प्रोडक्शन में कितना, पहले 344 करोड़ था, अब 378.4 करोड़ के आसपास, ठीक है। 380 करोड़ के आसपास आप समझ सकते हैं, ये 344 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो ये दो डेटा आप याद रखें, मिल्क प्रोडक्शन और एक प्रोडक्शन कितना हुआ है। फिश प्रोडक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 9 लाख टन के आसपास है। मीट प्रोडक्शन छोड़ सकते हैं आप। वूल प्रोडक्शन में 1.8 लाख टन है, अभी केजीएस में निकालते हैं उसको। तो ये तीन आप आइडिया रखें कि नियरली 130 के आसपास है, टन के आसपास है। ये बोल सकते हैं कि 350 के करोड़ के आसपास, मतलब डाउन और अप है, और ये 9 लाख टन के आसपास है। तो ये मोटा मोटी आप याद रख सकते हैं कि इसके नीचे इसके ऊपर है अगले पिछले साल में। फिर लाइव स्टॉक अगर बिहार में देखा जाए, जो भी पशु होते हैं सबसे ज़्यादा क्या है, तो काऊ और बुल्स जो हैं, काउज और बुल्स हैं, उनका नंबर 154 लाख है, और पूर्णिया में सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। तो काऊ और बुल्स में सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक्स मतलब जो बोलते हैं काऊ और बुल्स, वो है पूर्णिया में सबसे ज़्यादा है। बोफेलोज जो है वो मधुबनी में ज़्यादा है, मधुबनी में। और गोट्स गोट्स जो हैं वो अररिया में ज़्यादा है। तो इतना तो ऐसे पूछेगा नहीं, बट आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक है काउज और बुल्स का वो पूर्णिया में है। आप ये बस याद रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं मिनरल्स में। तो मिनरल्स में देखते हैं, तो मिनरल्स में हम लोग जो क्वेश्चंस आता है जनरली हुआ क्या कि जब बिहार झारखंड से अलग हो गया 2000 में, 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार में केवल 2 से 3% ही मतलब जो मिनरल्स लेफ्ट था, बच गया, इतना ही केवल मिनरल्स बच गया। तो इसमें कुछ खास ऐसा मिनरल्स तो पाया नहीं जाता है, बट हर साल एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है, इस बार देखा गया है। जैसे पाइराइट का इस बार पूछा था क्वेश्चन। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन किधर मिलता है, रोहतास और कैमूर वाला रीजन में मिलता है, रोहतास और कैमूर वाला रीजन में। तो यहाँ मैप आप देख सकते हैं, ये लाइमस्टोन जो मिलता है वो यहाँ मिलता है रोहतास, और ये जो कैमूर का रीजन है यहाँ लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। फिर जो पाइराइट मिलता है, पाइराइट मिलता है आपका रोहतास ज़िला में, पाइराइट मिलता है रोहतास ज़िला में मिलता है। और रोहतास में ये इस बार शायद एक क्वेश्चन आया भी था, अभी हाल फिलहाल में ही जो एग्ज़ाम था उससे क्वेश्चन आया भी था उसमें। तो आप अगर देखें इसमें कि अमजौर, हाँ यही क्वेश्चन था, अमजौर पाइराइट, अमजौर और बंजारी रोहतास में यही दे दिया था, अमजौर दे दिया था, और मैच करना था क्या मिनरल वहाँ मिलता है। तो वहाँ पाइराइट मिलता है। और 95% जो टोटल रिजर्व है बिहार का, ये क्वेश्चन आ चुका है, 95% जो टोटल रिजर्व है बिहार का वो बिहार का नहीं, टोटल इंडिया का, वो बिहार में पाया जाता है, किसका, पाइराइट का। यानी 95% जो पाइराइट है उसका जो रिजर्व है वो बिहार में पाया जाता है, अमजौर बंजारी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। माइका वही नवादा गया जमुई मुंगेर वाला, ये साउथ वाला जो रीजन है, ठीक है ना, गया जमुई, ठीक है, ये मुंगेर, ये सब इधर माइका मिलता है, ये वाला जो रीजन है ये माइका मिलता है। ठीक है, चलिए यही मैप से देख लेते हैं कि गोल्ड जो है वो जमुई में मिलता है, गोल्ड। और गया में देखें तो गया में यूरेनियम के लिए जाना जाता है, गया यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक, और उसके बाद देखा जाता है एक गलेना होता है, गलेना जो है वो बांका में मिलता है, गलेना जो होता है वो बांका में मिलता है। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि गया में यूरेनियम मिलता है और मैंगनीज भी मिलता है, यूरेनियम और मैंगनीज। और यहाँ देखेंगे मुंगेर में भी मैंगनीज मिलता है। तो गया मुंगेर में मैंगनीज मिलता है, राइट। फिर देखा जाए मुंगेर में, तो मुंगेर में क्या क्या मिलता है, तो मैंगनीज तो, और गया मैंगनीज तो हमने 2 जगह देख लिया, गया और मुंगेर। अब देखते हैं कि मुंगेर में बॉक्साइट भी मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम का ही और है, बॉक्साइट भी मिलता है मुंगेर में। और एस्बेस्टोस और स्लिट, एस्बेस्टोस दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, और स्लिट, ये आपको मुंगेर में मिलता है। ठीक है, और एक पोर्सलेन जो होता है वो यही वाला रीजन, भागलपुर बांका मुंगेर वाला रीजन में पोर्सलेन मिलता है। तो चलिए इस चार्ट से वही देख लेते हैं जो मैप में देखें। तो माइका कहाँ मिलता है, गया जमुई मुंगेर, नीचे वाला साउथ वाला रीजन, क्योंकि मिनरल तो उधर ही मिलेगा। फिर पोर्सलेन देखते हैं, तो ये भागलपुर बांका मुंगेर वाला रीजन, राइट। तो वही यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए माइका वाइका ये पोर्सलेन का भी यूज़ होता है। फिर क्वार्जाइट देखते हैं, मुंगेर जो खड़गपुर हिल्स है वो क्वार्जाइट वहाँ मिलता है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल है, क्वार्जाइट होता है उसमें। फिर बॉक्साइट हमने देख लिया मुंगेर में मिलता है, खड़गपुर हिल्स पर मिनरल्स मिलता है, क्वार्जाइट, बॉक्साइट, ये सारा चीज़ें। और ये मैंने बताया कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ही और है। फिर गोल्ड जमुई, ये सबको पता है। फिर सॉल्ट पीटर देखते हैं, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इस चंपारण, ऊपर वाला जो रीजन है ये सॉल्ट पीटर के लिए जाना जाता है। सॉल्ट पीटर याद रखेंगे, ये सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब एक फॉर्म है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है इसकी, सॉल्ट पीटर किसका और है, तो सोडियम आप याद रख सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, जनरली एक गन पाउडर के लिए यूज़ होता था, एक्सप्लोसिव्स के लिए ये यूज़ होता था सॉल्ट पीटर, और अभी भी यूज़ होता है फायर क्रैकर्स, ग्लास, स्टील इंडस्ट्रीज़ में। फिर जो क्वार्ट्स होता है वो जमुई, नवादा, गया में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यूरेनियम बता दिया मैंने, गया में होता है। स्लेट मुंगेर खड़गपुर हिल्स में, मैंगनीज गया मुंगेर, और ये दोनों ही तो क्लियर हो गया। और ये मेटलर्जी में जनरली इसका यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एस्बेस्टोस भी बताया मुंगेर में होता है, गलेना बांका में नीचे। पेट्रोलियम जो होता है वेस्ट चंपारण, जो कि एज ए फ्यूल की तरह यूज़ होता है। नेचुरल गैस पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इधर पेट्रोल के लिए ये सब जाना जाता है। ठीक है ना, पेट्रोल के लिए जाना जाता है ये सब। तो आप एक बार जो भी मिनरल्स है एक बार आप मैप कर लीजिएगा, उससे फटाफट याद हो जाएगा। तो फिर और कितना बाकी है, एनर्जी सेक्टर बाकी है, और
एनर्जी बाकी है, ऑलराइट फटाफट कर लेते हैं तब। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। देखिए जो इस पर जो एनर्जी है, तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो अगर देखा जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है बिहार का, वो इस बार कितना है, 374 किलोवाट आवर है। तो ये डेटा जरूर याद रखें, 374, ये पूछ चुका है पहले, ये पहले पूछ चुका है। तो ये पर कैपिटा है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 374 किलोवाट पर आवर है 24-25 के लिए, ठीक है। तो ये डेटा 374 याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कौन करेगा, ये ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पटना। फिर लोएस्ट कौन करेगा, तो सीवर। बस हाईएस्ट याद रखें 374 पर कैपिटा, और हाईएस्ट पटना, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो एनर्जी बनता है बिहार में, जो भी आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस, किस एरिया, कौन सा सोर्स से प्रोड्यूस होता है, तो थर्मल। तो थर्मल से 66% पावर जो प्रोड्यूस होता है वो थर्मल से होता है। फिर आता है सेकंड में देखें हाइड्रो, 12% के आसपास, ये 66% के आसपास। सोलर में कितना, 16% के आसपास, और विंड में 6% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा थर्मल, फिर हाइड्रो, फिर सोलर। याद रखें थर्मल, हाइड्रो और सोलर। फिर आते हैं कि बिहार में अब जैसे एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बन गया, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो इसके लिए क्या है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इसका 2012 में बना था, और इसके अंदर 5 कंपनी है, होल्डिंग है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन और 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। बस आइडिया मतलब रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, मतलब याद करने बैठ गए ऐसा कुछ नहीं। फिर देखते हैं मेजर थर्मल पावर प्लांट है, तो इसमें कुछ याद रख सकते हैं, जैसे 12 जो थर्मल पावर प्लांट है वो पटना में है। पटना वाले लोगों को पता होगा। बरौनी जो है बेगूसराय में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांटी जो है मुजफ्फरपुर में है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बक्सर वाला। फिर नबीनगर औरंगाबाद में है, राइट। अब इसमें हाइड्रो पावर देखा जाए तो कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ईस्ट गंडक कैनाल पर वेस्ट चंपारण में, त्रिवेणी कैनाल हो वेस्ट चंपारण पड़ता है। तो ये है। फिर एक है, ये फुल फॉर्म याद रख सकते हैं ब्रेडा का, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है बिहार में, इन्हेंस करने के लिए। जिसमें ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर जो पावर प्लांट होता है, या फ्लोटिंग सोलर प्लांट होता है, उसके लिए मतलब ये इनिशिएटिव लेता है। और याद रखेंगे एक सुपौल में राजपोखर में ये फ्लोटिंग पावर स्टेशन पावर प्लांट, मतलब जिसका कैपेसिटी 525 किलोवाट था, उसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो राजपोखर सुपौल, कभी मैच तो कॉलम में ऐसा दे दिया कि राजपोखर, ये मतलब किसके लिए जाना जाता है, तो फ्लोटिंग सोलर पावर के लिए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये देखिए कुछ नया प्रोमोटिंग जो मतलब पॉलिसी आया है प्रमोट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बिहार में। तो याद रखें 2025 में आए हैं दोनों पॉलिसी। तो बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी का भी पूछ दिया कि ईयर कौन सा है, कब आया है, ठीक है ना। तो ये 2025 में आई ये दोनों पॉलिसी, एक बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी है, और बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी है। फिर आते हैं इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है 2025-26 के हिसाब से वो 26.8% हमारे जीवीओ कंट्रीब्यूट करता है, 26.8%। और एग्रीकल्चर कितना था, नियरली 22% के आसपास था, ठीक है। 26.8% इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है, राइट। फिर देखते हैं कि ऑब्वियसली जो लिमिटेड, मतलब बिहार में जो मिनरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो जो इंडस्ट्री होगा वो भी बहुत एक लिमिटेड टाइप का इंडस्ट्री होगा, जैसे शुगर इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री जो था वो 1904 में स्टार्ट हुआ था, मरहौरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, मरहौरा सारण डिस्ट्रिक्ट, ओके। कहाँ स्टार्ट हुआ था, 1904 में, मरहौरा सारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि जो रीगा शुगर मिल है वो सीतामढ़ी में स्टार्ट किया गया है। तो जो सीतामढ़ी के होंगे तो उनको लिए तो इजी होगा, बट आप याद रख सकते हैं कि जो रीगा शुगर मिल है वो सीतामढ़ी में स्टार्ट किया गया है। और एग्रीकल्चर रोड मैप जो 4th आया था, ठीक है, आप कमेंट में लिखे कि कब से कब तक था 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। उसमें बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम भी उसके तहत कंडक्ट किया गया है, प्रमोट करने के लिए, मतलब जैगरी और शुगर को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर देखा जाए कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 बोलता है वो 134 लाख टन ऑफ मिल्क, जो ऊपर हम लोग देख चुके थे, इतना इस बार प्रोडक्शन हुआ है। 2024-25 के डेटा है ये, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में पब्लिश हुआ है। 7 निश्चय 2 में देसी गौपालन योजना भी स्टार्ट किया गया था एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है। 7 निश्चय 2 में देसी गौपालन योजना स्टार्ट किया था। जूट के लिए उधर वाला ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है, पूर्णिया, कटिहार और ये दरभंगा में ये जूट फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किया। जूट पर कहाँ बन रहा है, मरंग पूर्णिया में,
मारंग पूर्णिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट पार्क कहाँ बन रहा है? मारंग पूर्णिया में। आप मैप में हमेशा आप देखें कि कहाँ बन रहा है, ठीक है। बिहार इज सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल का, ये रैंक कितना है? सेकंड है। फिर टेक्सटाइल के लिए देखें तो टेक्सटाइल के लिए ये एक बस पॉइंट याद रखें, भागलपुर जो है फेमस है सिल्क और टेक्सटाइल के लिए। और एक चीज़ याद रखें जो कि क्वेश्चंस पूछता है जनरली, ये टसर सिल्क के लिए जो होता है ना, इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। ऐसे तो हर तरह का मलबेरी हो गया, टसर हो गया, एरी हो गया, हर तरह का यहाँ मतलब सिल्क प्रोड्यूस करता है बिहार में, बट जो भागलपुर है स्पेशली टसर के लिए जाना जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बस डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास वाला जो रीजन है उधर अपना सीमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि उधर लाइमस्टोन होता है, अभी हम लोग ऊपर मिनरल्स में देखे थे। फिर इसके बाद कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और कौन सा प्लेस, जैसे फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो बरौनी में है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी बरौनी में है, ये याद रखना है। ये भारत वैगन इंजीनियरिंग मिल मोकामा में, ये पढ़ते आ रहे हैं आप। फिर रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री ये मधेपुरा में है, ठीक है। कहाँ है? मधेपुरा में है। तो बरौनी में ये फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल, भारत वैगन इंजीनियरिंग वाला मोकामा में और रेलवे वाला मधेपुरा में। रेलवे व्हील फैक्ट्री बेला सारण में है, डीजल और इलेक्ट्रिक वाला मधौरा में है, सारण में ही, ठीक है। और कैरेज रिपेयर जो है वर्कशॉप जो है वो हरनौत नालंदा में है। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे कहाँ कहाँ है। फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडर द स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार स्टेट स्कूटर वाला जो है वो फतुहा पटना में है। फतुहा और किसके लिए जाना जाता है आप देखें, उसको कमेंट करें। फिर बिहार स्टेट स्पन सिल्क वाला वो भागलपुर में, सिल्क हमें पता है भागलपुर में, और सब जो है स्टेट एग्रो डेयरी सारा पटना में। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन सारा पटना में है, क्योंकि बड़ा ऐसा इंडस्ट्री तो है नहीं, यही सब छोटा मोटा जो एमएसएमई छोटा इंडस्ट्रीज है वही सब है बिहार में। फिर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स और एरिया जो कि जाना जाता है, कौन एरिया जो बिहार का है वो किसके लिए, जैसे लेदर के लिए जाना जाता है पटना मुजफ्फरपुर एरिया को, शुगर के लिए हम लोग देखा ना वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण वाला रीजन, पेपर के लिए समस्तीपुर रोहतास वाला रीजन, सिल्क के लिए भागलपुर ये तो फेमस है, कॉटन के लिए गया पटना सिवान भागलपुर वाला रीजन। तो सिल्क हो गया, एक टेक्सटाइल हो गया, भागलपुर देखा जा रहा है इसमें। मेडिसिन के लिए मुजफ्फरपुर पटना ये हब है, मेडिकल हब है। सीमेंट रोहतास की वहाँ लाइमस्टोन ज़्यादा मिलता है, ठीक है, अमझौर वाला जो रीज़न है। फिर फर्टिलाइज़र्स बरौनी बेगूसराय में, प्लाईवुड हाजीपुर फेमस है ये भी, कारपेट ओबरा है औरंगाबाद में, ये कारपेट के लिए जाना जाता है। और ऑयल रिफाइनिंग के लिए बरौनी में IOCL है। फिर देखते हैं बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बियाडा जो 1974 में बना था, ये ईयर कभी पूछ सकते हैं कि बियाडा कब बना था, वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए। तो 4 इसका रीजनल ऑफिसेस है, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर और दरभंगा। अब तक 74 इंडस्ट्रियल एरिया है, 9 क्लस्टर ऑफिसेस हैं यहाँ, बट बस आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, इसमें से तो पूछेगा नहीं कुछ भी। फिर आप देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो नेशनल हाईवे है, सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे है वो है पटना में है, सबसे ज़्यादा कितना है 506 किलोमीटर है, पटना में है। स्टेट हाईवे गया में है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट हाईवे आप हो सकता है आप पटना लगाते, बट स्टेट हाईवे कहाँ है? गया में है, और नेशनल हाईवे पटना में है। मेन डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स होता है वो पटना में ही है, तो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स और नेशनल हाईवे पटना में है, स्टेट हाईवे गया में है, क्लियर। फिर आता है रूरल रोड मधुबनी में है, नॉर्थ में चले जाएंगे आप, नॉर्थ बिहार में मधुबनी में सबसे ज़्यादा रूरल रोड है। फिर ये 4 मेगा एक्सप्रेसवे है इसमें, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी है 417 किलोमीटर, रक्सौर हल्दिया है 408, बक्सर भागलपुर है 300 किलोमीटर, और पटना पूर्णिया है। आप इसको ज़रूर आप एक बिहार का मैप बना के इस तरह आप देख सकते हैं। तो जो एक और डेटा है कि रोड डेंसिटी में जो जोग्राफिकल एरिया है बिहार का रैंक क्या है, इसमें 3rd है, केरला और वेस्ट बंगाल के पास। तो बिहार का रैंक क्या है किसमें? रोड डेंसिटी में कितना रैंक है बिहार का? 3rd है, राइट। फिर ये आ जाएगा रेलवे में, तो फर्स्ट रेलवे लाइन जो बिहार में बना था 1862 में बना था, ठीक है, हावड़ा मुगल सराय वाला रेलवे लाइन पे। और बिहार जो है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में 8th रैंक पर है। ये डेटा है 5.4% जो इंडियाज़ रेलवे नेटवर्क है वो बिहार में ही है। इतना आपको तो याद नहीं होगा, बट ये डेटा कुछ याद रख सकते हैं आप। फिर डिवीजन्स देख लेते हैं, तो हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पढ़ते हैं, तो सोनपुर 4 डिवीज़न है, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार, राइट। तो केवल एक ही जोन है, 19 ऐसे जोन होता है रेलवे का, इंडियन रेलवे का केवल एक जोन है, वो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो कि हाजीपुर में है, याद रखेंगे, हाजीपुर में है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का, राइट। और कटिहार जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आता है, ये कटिहार रीजन। 4 डिवीज़न है यहाँ, याद रखेंगे आप, मैप पर कर सकते हैं कौन कौन रीजन में है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, एक फेयर आइडिया लग जाएगा कैसे है।
फिर देखें अभी अब पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था 2019 में। तो इसमें पहला जो फेज़ था वो था दानापुर से खेमनीचक तक, दानापुर से कहाँ तक, खेमनीचक तक फर्स्ट फेज़ था। और जो सेकंड फेज़ था वो था पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस स्टैंड तक। तो ये 2 फेज़ का याद रखें, दानापुर खेमनीचक और पटना पाटलिपुत्र, राइट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बिहार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और एक जीका है। जीका क्या है, जीका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जीका। तो ये 60% पैसा लगा रहा है, ये दोनों लगा रहे हैं कितना, 20%। तो सबसे ज़्यादा जो लगा रहा है ये जीका लगा रहा है एज अ सॉफ्ट लोन, ठीक है, एज अ सॉफ्ट लोन के फॉर्म में। जीका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जो कि इस तरह का मतलब प्रोजेक्ट्स है वो लेती है, ठीक है। फिर कुछ मेट्रो सिटीज़ को अनाउंस किया गया है, सितंबर 2024 में किया गया था, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें मेट्रो सिटीज़ को प्रपोज किया गया है, तो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर को। एयर ट्रांसपोर्टेशन जो बिहार में स्टार्ट हुआ वो हुआ 1960 में स्टार्ट हुआ। सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में आया था, उड़े देश का आम नागरिक, ये याद रख सकते हैं कब आया था, 2016 में आया था। फिर एयरपोर्ट्स कौन कौन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जयपुर, जयप्रकाश नारायण, पटना वाला, गया इंटरनेशनल, दरभंगा, और चुनापुर एयरपोर्ट है पूर्णिया में। ये डिफेंस एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल है दोनों, ये डोमेस्टिक है दरभंगा वाला, ठीक है। तो ये एक याद रख सकते हैं, चुनापुर एयरपोर्ट है, ये पूर्णिया में है। फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि देखिए एक बिहार जो है एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट सी में तो नहीं कर सकते हैं, तो जो रिवर्स है, कैनाल्स है, उसी के थ्रू करते हैं हम लोग। तो इसमें बस एक ही याद रखिए, नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा से जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए मतलब पटना, ये इलाहाबाद से, प्रयागराज से आपका हल्दिया तक चल जाता है, जिसमें बिहार भी आ जाता है, पटना। फिर आते हैं एक 7 निश्चय योजना, 3 7 निश्चय योजना आ गया है। तो 3 7 निश्चय योजना में सबसे निश्चय 1, 2 और 3, तो पहले 2015 से 15 में आया, फिर 20 में आया, फिर 25 में आया, 5-5 साल में आता है। तो आप इतना तो हर चीज़ याद नहीं रखेंगे, बट आप 3 वाला ज़रूर याद रखें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया है, सबसे पहले क्या, एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया, पहले नौकरी की बात किया है। तो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, ठीक है। तो पहले तो रोजगार ज़्यादा होगा, फिर आय ज़्यादा होगा, इनकम। फिर उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में बात किया गया है। तो आप देखें, इंडस्ट्री के बारे में बात किया, एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, क्लीननेस के बारे में बात किया गया है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बारे में बात किया गया है, और जो मॉडर्नाइजेशन जो भी हो, सिटी मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात किया गया है, और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ठीक है। तो आप इसको निमोनिक्स बना कर आप ऐसे सोच सकते हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, पहले रोज़गार प्रोवाइड करना है, लोगों के इनकम को डबल करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री होना चाहिए, चलो इंडस्ट्री लगा दिए। फिर एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, तो इंडस्ट्री लग गया अपना, एक इसको मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ, इंडस्ट्री लग गया। फिर एग्रीकल्चर भी आ गया अपना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम क्या होगा, डबल होगा। तो 3 तो याद हो गए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये, ठीक है। फिर ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन, एजुकेशन पर भी तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, एजुकेशन। फिर इसके बाद क्लीननेस, साफ़ सफाई अभियान जो है वो रखना पड़ेगा। तो एजुकेशन है, फिर सिटी अपना क्लीन है, इंडस्ट्री लगा है, एग्रीकल्चर है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इनकम को डबल कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं, मजबूत आधार रख रहे हैं, आधुनिक विस्तार, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं सिटीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वहाँ लोग हैं, जो वहाँ के बशिंदे हैं, लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए एक सबका सम्मान है, जीवन वहाँ इजी है सबके लिए, ओल्ड है, वीमेन है, चिल्ड्रन हो, द रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो देख लें कि एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, क्लीननेस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ये 7 निश्चय है, 7 निश्चय 3 का पार्ट है। तो ये मोटा मोटी आप याद रख सकते हैं इसको। इतना ही था, थैंक यू। आई थिंक हम लोगों ने सारा कवर कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इकोनॉमी में बिहार, एग्रीकल्चर कवर कर लिया, मिनरल कवर कर लिया, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट का जो था 7 निश्चय, 7 निश्चय जो था 3 25 वाला, वो कवर कर लिया हम लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।